पुस्तक का नाम प्राकृतिक जीवन जिएं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आसन व्यायाम आदि के माध्यम से रोग निवृत्ति व शरीर बल संवर्धन दोनों ही संभव है, ये सभी जानते हैं। बहुत प्रचलित होने पर भी योग विज्ञान की ये धारा बहुसंख्य व्यक्तियों द्वारा सही प्रकार ना तो समझी जाती है, ना ही व्यवहार में अपना ही जाती है। योग शब्द में यो तो अक्षर मात्र दो ही हैं, किंतु इस सूक्ष्म से शब्द का प्रभाव क्षेत्र अति विस्तृत है। स्थूलतम से लेकर सूक्ष्मतम प्रकृतियों में योग की अपनी भूमिका व प्रतिक्रियाएं हैं। स्थूल व्यायाम से प्रारंभ होकर सूक्ष्म व्यायाम द्वारा चक्र उत्पत्तिकाओं पर दबाव डालने वाला यह क्रम आहार विहार के नियमों के पालन के माध्यम से व्यक्ति को आरोग्य की स्थिति तक ले जाता है, अंतः में विद्यमान जीवनी शक्ति बढ़ाता है। इस क्रम से आगे बढ़ते हुए ही वह स्थिति आती है जब व्यायाम के साथ उपासना भी जुड़ जाती है और तब ये योग साधना बन जाती है। योग की साधना व व्यायाम इन दो शाखाओं में अंतर समझा जाना चाहिए, नहीं तो वह भ्रम हमेशा बना रहेगा जो विदेशियों को कुछ आसन, मुद्रा, बंध आदि सिखाकर महंत गणों ने साधना का पर्याय बताकर उनके मन में दृढ़ता से बिठा दिया है। योग साधना एक उच्च स्तरीय अतरंग प्रक्रिया है जो संवेदना के धरातल पर चलती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस अद्वैत स्थिति को हाथ पांव हिलाने डुलाने तक सीमित न मानकर उच्च स्तरीय साधनाओं का स्वरूप माना जाना चाहिए। योग व्यायाम हठ योग की वे प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति के दृश्य शरीर को तो नहीं, मानवीय अंतराल के प्राण शरीर जीवनी शक्ति को प्रभावित करती है। बहुसंख्य व्यक्ति आज प्राकृतिक जीवन के अभ्यस्त हो गए हैं। कृत्रिम जीवन ने जिस प्रकार आज के व्यक्ति को रोगग्रस्त बना दिया है, उसे दृष्टिगत रखकर ऐसे सरल विधि विधान खोज निकालने अनिवार्य हैं जिन्हें हर वर्ग का व्यक्ति कम से कम समय में बिना किसी कठिनाई व प्रशिक्षण के नियमित रूप से जूझने हेतु सामर्थ्य इकट्ठी कर सके। आहार विहार एक मनोबल, ये तो प्रारंभिक शर्तें हैं जिन्हें पूर्ण रूपेण पाए बिना कोई भी विधि विधान सफल नहीं हो सकता। स्वास्थ्य रक्षा कुछ उंगलियों पर गिने जाने योग नियमों पर निर्भर है। समग्र स्वास्थ्य संवर्धन हेतु विटामिनों टॉनिकों की शरण में जाने के बजाय यदि व्यक्ति अपने आहार विहार तथा मन संतुलन संबंधी कुछ सूत्रों को जीवन में उतारने को कृत संकल्प हो जाए तो वर्तमान की व्याधि का निवारण तथा भावी संभावनाओं को टाला जा सकना शक्य है। आसनादि क्रमों के अपनाने के पूर्व यदि इन सूत्रों पर थोड़ा चिंतन कर लिया जाए तो ये अधिक ठीक रहेगा। तुरंत लाभ की आतुरता में कई व्यक्ति आसन क्रम आरंभ कर तो देते हैं पर इन नियमों को ध्यान में नहीं रखते। परिणाम यह होता है कि लाभ नहीं मिलता, निराशा हाथ लगती है। इस ऋषि प्रणीत विद्या पर से विश्वास हटता जाता है। आरोग्य स्वाभाविक है, उसे प्रकृति की देन समझना चाहिए जो हर प्राणी को सहज उपलब्ध है। दुर्बलता एवं रुग्णता अस्वाभाविक है, उसे मनुष्य द्वारा प्रकृति व्यवस्था के उल्लंघन का दंड समझना चाहिए। जो बुद्धिमान समझे जाने वाले महामूर्ख मनुष्य ने अपने आहार विहार में व्यतिक्रम करते हुए न्योत बुलाया है। जिन्हें आरोग्य अपेक्षित हो वे प्राकृतिक जीवन जीना आरंभ करें और उद्यत असंयम का परित्याग करके विद्रोह त्यागें और विवेक युक्त नीति मर्यादा के साथ समझौता कर ले। इतने भर से भूलों का परिमार्जन हो जाएगा और खोए स्वास्थ्य को फिर से पा सकने का नया आधार बनेगा। आरोग्य रक्षा बहुमूल्य आहार एवं औषधियों के सहारे नहीं, प्रकृति की मर्यादाओं को शिरोधार्य करने अभ्यस्त हठवादिता छोड़ने से ही हो सकता। बिना कड़ी भूख लगे भोजन ना करें, ठूस ठूस कर पेट ना भरे, आधा आहार के लिए, चौथाई पानी के लिए और चौथाई हवा के लिए स्थान रहने दें। जल्दी जल्दी ना निगलें, ग्रास को मुंह में अच्छी तरह चबाने के बाद ही उदरस्थ करें। दांतों का काम आंतों को करने के लिए विवश ना करें। मुख के श्राव पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो निगला हुआ भोजन अपच उत्पन्न करेगा। बार बार भोजन ना करें, प्राणों के लिए 2 बार, वृद्धों को 1 बार भोजन करना पर्याप्त है। बच्चे थोड़ा थोड़ा करके 3 बार भी कर सकते हैं। उन्हें लाड़ चाव वश बड़ों के साथ बैठकर नहीं खाना चाहिए। उनका भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए।
मात्रा भी विवेक युक्त परिमाण में रखें। आहार को अधिक पीसने, छानने, तलने, भूनने से उसके स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं और सारहीन वस्तुएं पेट पर लदती हैं। जहाँ तक संभव हो अनाज, दाल, शाक, फल आदि के छिलके न हटाए जाएं। उनमें पोषक तत्वों का बाहुल्य रहता है। हरी शाक भाजी, मौसमी फल आहार में अधिक रहे। अन्न अंकुरित कर लेने से उसकी पोषक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कड़ी आग पर ना पकाएं, उबालकर काम चलाएं। भाप से पकाने की पद्धति हर दृष्टि से उपयोगी है। मसाले कम से कम प्रयोग करें। चीनी के स्थान पर गुड़ लें। घी, तेल भारी होता है। उनकी आवश्यकता उन पदार्थों से पूरा करें जिनसे ये चिकनाई निकलती है। मूंगफली, तिली खाकर तेल की और दूध दही खाकर घी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन उपवास करने की आदत डालनी चाहिए। जब सभी कर्मचारियों को नई स्फूर्ति अर्जित करने के लिए साप्ताहिक अवकाश मिलता है तो पेट को छुट्टी क्यों ना मिले। शुद्ध उपवास वह है जिसमें जल की कुछ मात्रा बढ़ाकर उसमें नींबू डालकर पिया जाता है। वह ना बन पड़े तो दूध, छाछ, रस जैसे तरल पदार्थों से काम चलाना चाहिए। वह भी ना सधे तो शाकाहार को उपवास माना जा सकता है। पूरे दिन जिन्हें भूखा रहना कठिन हो वे भी एक समय शाम को तो जैसा हल्का भारी उपवास बन पड़े कर ही लें। जिन्हें आवश्यकता प्रतीत हो उस दिन एनीमा भी ले सकते हैं। पेट साफ करने का ये अपेक्षाकृत अधिक निरापद तरीका है। खाद्य पदार्थों को सीलन, सड़ने वाले स्थानों पर एवं बदबू वाले पात्रों में नहीं रखना चाहिए। चूहे, घुन, पाई आदि कीड़े उन्हें जहरीला न बनाएं। इसलिए सभी खाद्य पदार्थ ढक कर रखने चाहिए। धूल, धुएं आदि से बचाना चाहिए और समय समय पर उन्हें धूप में सुखाते रहना चाहिए। पकाने तथा खाने में काम आने वाले सभी बर्तन, उपकरण इस प्रकार साफ सुथरे रखने चाहिए जिससे उसमें विषाक्तता उत्पन्न ना हो। एक साथ ही बैठकर तो खाया जा सकता है पर झूठा खाने खिलाने से परहेज ही करना चाहिए। उससे एक की बीमारी दूसरों पर छूत के माध्यम से प्रवेश कर सकती। नशे भी हानिकारक हैं। उनमें से किसी का भी व्यसन नहीं अपनाना चाहिए। जिन्हें ये लत लगी हो उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। सड़े गले शाक, सब्जी, फल, मिठाई आदि को लोभवश ना फेंकना और जैसे तैसे उन्हें खाते खिलाते रहना बुरी बात है। स्वाद, नाम या मूल्य के आधार पर नहीं, खाद्य पदार्थों की वरिष्ठता उनके सुपाच्य और ताजे होने को दी जानी चाहिए। सड़े अंगूरों की तुलना में ताजे टमाटर 1000 गुने अच्छे होते हैं। आवश्यक नहीं कि कीमती मेवे, फल या टानिकों पर धन पानी की तरह भाया और पहलवान बनने का सपना देखा जाए। जिनके पास उतना धन नहीं है वे अंकुरित अन्न से भी बादाम जैसा पोषण पा सकते हैं। गाजर में अंडे से भी बढ़कर विटामिन ए है। आंवला, नींबू, केले, अमरूद, सेब जैसे मौसमी फल कीमती टॉनिकों का मुकाबला करते हैं। घर में शाक बाड़ी लगाकर प्याज, अदरक, पुदीना, धनिया, पालक, मेथी आदि आसानी से उगाई जा सकती हैं। भोजन जहाँ तक हो रसीला लेना चाहिए। कड़ा हो तो उसे इतना चबाना चाहिए कि मुख के श्राव से गीला होकर सरलतापूर्वक निगलने योग्य बन जाए। भोजन के साथ कम पानी पिएं, किंतु 1 घंटे बाद पानी का सिलसिला जारी रखा जा सकता है। पानी भी आहार की ही तरह एक खुराक है। जल की सफाई का ध्यान रखें। प्यास को दबाएं नहीं वरन कुछ अधिक ही पीते रहें। इससे गुर्दों की सफाई होती रहती है और पेशाब की बीमारियां नहीं पनपने पाती। प्रातः शौच जाने के पूर्व 1 बड़ा गिलास पानी पीने से पेट की सफाई में सुविधा रहती है। जिसके पास सुविधा है वे बीच बीच में छाछ या रस लेते रह सकते हैं। इस प्रकार द्रव आहार पेट पर वजन भी नहीं डालता और पचता भी जल्दी है। प्रातः जलपान में दूध, छाछ, रस, रसा जैसे पेय पदार्थ ही लेने चाहिए। भारी नाश्ता सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जिन्हें सवेरे से ही कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। रात्रि में शारीरिक श्रम न होने से पेट में प्रायः बिना पचा भोजन पड़ा रहता है। उसे हजम होने के लिए मध्याह्न तक का समय मिलना चाहिए। प्रायः भारी नाश्ता न करने की आदत डालनी चाहिए। यदि करना ही हो तो मध्याह्न भोजन न किया जाए। कुछ जलपान ले लिया और
सब कुछ पच जाने पर रात्रि का ही भोजन किया जाए। रात्रि को सोने से कम 2 घंटे पूर्व भोजन करना चाहिए और वह भी हल्का होना चाहिए, अन्यथा पेट भरा रहने से नींद में विक्षेप उत्पन्न होगा और अपच रहने लगेगा। शारीरिक श्रम हर प्राणी के लिए नितांत आवश्यक है। इसके लिए बिना सभी कल पुर्जे जकड़ जाते हैं और जंग लग जाती है। आहार पचने और रक्त के दौड़ने में अड़चन पड़ती है। नसें और पेशियां पिलपिली रहने लगती हैं। दिमागी काम अधिक और शारीरिक श्रम कम करने वाले आदमी अस्वस्थ रहने लगते हैं। आलस्य में समय गंवाने वालों की भी यही दुर्गति होती है। श्रम से बचने, खाली रहने और आलस्य में समय बिताने वाले मधुमेह, गैस, सिर दर्द, जकड़न, गठिया जैसे अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। उनकी प्रजनन शक्ति भी नहीं रहती। सृष्टि का हर प्राणी आहार खोजने, आश्रय खोजने, संकट से बचने तथा मनोविनोद के लिए भागता दौड़ता रहता है। यही बलिष्ठता की कुंजी है। जो किसान, मजदूर जैसे श्रमजीवी वर्ग के लोग नहीं हैं, उन्हें घर, दफ्तर आदि में समय गुजारना पड़ता है। उन्हें प्रातः समय 2-3 मील तेज चाल में चलते हुए टहलने का मनोरंजक श्रम करना चाहिए। घर के आसपास शाक बाड़ी, पुष्प उद्यान लगाने और उसे अपने हाथों सींचने, गोड़ने से भी कसरत हो जाती है। यह ना बन पड़े तो अंग संचालन कसरतें करनी चाहिए और गहरी सांस लेने की आदत डालनी चाहिए। मांसपेशियों की तरह ही फेफड़े मजबूत रखना भी आवश्यक है। इन कार्यों में आसन, प्राणायाम बहुत सहायक होते हैं। उनकी शिक्षा अनाड़ियों से नहीं, अनुभवियों से लेनी चाहिए। प्रज्ञा अभियान की शाखाओं में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिनके सहारे बलिष्ठता उत्पन्न करने वाले सरल आसनों और प्राणायामों का अभ्यास किया जा सके। स्वास्थ्य रक्षा के लिए उपयोगी स्तर के आहार, हवा वाले मकान, संतुलित श्रम एवं हंसती हंसाती जिंदगी की सुविधा होनी चाहिए। अपव्यय, दुर्व्यसनों एवं सामाजिक कुरीतियों जैसी अवस्थाएं अपनाने पर खर्च बढ़ जाता है। फलतः शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य रक्षा के आवश्यक साधनों में भी कटौती करनी पड़ती है। अभाव को पूरा करने, कर्ज चुकाने तथा भविष्य में कठिनाइयां बढ़ने की आशंका से मन चिंतातुर रहता है और स्वास्थ्य की बर्बादी का कारण बनता है। इस विपत्ति से बचने के लिए बजट बनाकर चलना चाहिए। आमदनी की सीमा में ही खर्च करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर काम आने के लिए बचत का भी निर्धारण करना चाहिए। बंद घरों में सीलन, सड़न के साथ साथ बीमारियां पलती रहती हैं और उनमें रहने वाले पेड़ की छाया में दिन गुजारने वालों की तुलना में घाटे में रहते हैं। घरों की जल्दी जल्दी चूने से पोतते रहना चाहिए और कीड़े मकोड़े पनपने ना पाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू, मकड़ी आदि से जहरीले जीव घर में रहने वालों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही खुले अन्न जल पर अपना विषैला प्रभाव छोड़कर रोगों के पनपने का निमित्त कारण बनते हैं। इन्हें हटाने के लिए खौलता पानी, मिट्टी का तेल, चूना, फिनाइल, नीम के पत्तों का धुआं आदि कीटनाशकों का भी सावधानी के साथ समय समय पर उपयोग करते रहना चाहिए। छिपकली को छोड़कर और अन्य सभी कीड़े मकोड़ों, चूहे, छछूंदरों को अड्डा नहीं जमाने देना चाहिए। झुककर नहीं बैठना चाहिए। बैठते या चलते समय कमर सीधी रखें। गहरी सांस लेने की आदत डालें। इसमें स्वच्छ वायु पर्याप्त मात्रा में भीतर प्रवेश करने तथा गंदी सांस बाहर निकलने में सुविधा होती है। रक्त शुद्धि और फेफड़ों की मजबूती के लिए आवश्यक है कि गहरी सांस लेने की आदत डालें। धीमी और उथली सांस लेने से फेफड़ों का बहुत सा भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है और टीबी, दमा जैसे फेफड़ों की बीमारियां जड़ जमाने लगती हैं। कुछ समय नित्य दौड़ा जाए तो फेफड़े मजबूत होते हैं और दीर्घ जीवन का आधार बनता है। रहने के स्थान के चारों ओर हरियाली रहे तो उपयोगी प्राणवायु मिलने का लाभ मिलता है। वनस्पतियों के क्षेत्र में घर बनाएं या फिर घरों में उसके आसपास हरियाली लगाएं। पुस्तक का नाम प्राकृतिक जीवन जिएं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। साधारणतया भारी तथा कसे हुए कपड़े ना पहने।
इससे रोमकूपों को स्वच्छ वायु न मिलने में तथा त्वचा से विषैली भाप निकलने की सहज प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। सर्दी गर्मी सहने का अभ्यास रहने से जीवनी शक्ति सुरक्षित रहती है। ऋतु प्रभाव से सर्वथा बचने वाले वातानुकूलित भवनों में रहने वाले सहन शक्ति घट जाने के कारण जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। कपड़े ऐसे ना हों जिनमें हवा प्रवेश ही ना कर सके। शरीर को छूने वाले कपड़े नित्य धोने और धूप में सुखाने चाहिए ताकि उनमें पसीना ना रमने पाए। वस्त्रों की सफाई के अभाव में जुएं उत्पन्न होते हैं और दाद खाज जैसे रोग फैलते हैं। रंगीन कपड़ों की आड़ में मैल छिपाने और धोने में आलस्य की गुंजाइश नहीं निकलनी चाहिए। शरीर में प्रत्येक अवयव की सफाई रखें, विशेषतया मुख, नाक, कान, आँख, जननेंद्रिय, मलद्वार, बगले, रोमकूप आदि की सफाई के तरीके अवश्य सीखें और अपनाएं। अत्यधिक सर्दी, दुर्बलता या बीमारी न हो तो स्नान नित्य करें। शरीर को अच्छी तरह खुरदरे तौलिए से रगड़ें ताकि मैल किसी भी अवयव में जमने ना पाए और स्नान का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता रहे। हर भोजन के बाद कुल्ला करें और अन्न के कण दांतों व मसूड़ों में जमा ना होने दें। अन्न, जल, सांस के सभी जीवनाधारों में स्वच्छता का परिपूर्ण समावेश रखें। मूत्राशय, शौचालय, स्नानघर, रसोई घर की नाली, पानी रखने का स्थान आदि की सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि रोग कीटाणु से ही स्थानों पर पनपते हैं और अवसर मिलते ही आक्रमण करते और स्वास्थ्य संकट खड़ा करते हैं। जल्दी सोएं, जल्दी उठें। देर तक जागने और दिन चढ़े तक सोते रहने वाले आलसी, मंदमती और दरिद्री बनते जाते हैं। रात्रि को चिंता मुक्त होकर हंसते हंसते वातावरण में सोना चाहिए। रोष, भय और उद्वेग भरी मन स्थिति में गहरी नींद नहीं आती। नींद का पूरा ना होना भोजन कम मिलने से भी बुरा है। मुंड ढककर ना सोएं, ताजी हवा में सांस लें, बंद कमरे में अंगीठी ना जलाएं। कोलाहल से रहित स्थान सोने के लिए खोजें। एक चारपाई पर दो के सोने से नींद में व्यवधान पड़ता है। अपरिहार्य कठिनाई न हो तो घिचपिच से बचना चाहिए। ठूंस कर पेट भर लेने पर भी नींद में विक्षेप पड़ता है। इंद्रिय निग्रह को बलिष्ठता और दीर्घायुष्य का स्रोत माना गया है। छलनी में दूहने पर दुधारू गाय भी घाटे की सिद्ध होती है। काया के संबंध में भी यही बात है। इंद्रिय शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो बहुमूल्य सामर्थ्य से हाथ धोना और छूछ का चिंतन मस्तिष्क को बेहतर चंचल बनाता है और उसे इस योग्य नहीं रहने देता कि किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर एकाग्र होकर कहने लायक सफलता प्राप्त कर सके। यौनाचार की मर्यादा पशु पक्षी समझते हैं, किंतु मनुष्य इस संबंध में अति वर्तता है और अनेक गुप्त प्रकट जननेंद्रिय रोगों से ग्रसित रहता है। ऐसे व्यक्तियों की मेधा और जीवनी शक्ति का निरंतर ह्रास होता है और जवानी में बूढ़े बन जाते हैं। स्वास्थ्य खराब करने में अति यौनाचार और बहुप्रजनन भी सबसे बड़े कारण हैं। विशेषतया महिलाओं के लिए तो ये प्रत्यक्ष विपत्ति है। उन्हीं के रक्त, मांस, अस्थि से बालक का शरीर बनता है। प्रजनन के दिनों ढेरों रक्तस्राव और अत्यधिक कष्ट होता है। बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है। इसकी क्षतिपूर्ति करने वाली सुविधा सामग्री ना मिले तो बेचारी बेमौत मरती है। पेट की, पेड़ों की, पेशाब की अनेकों बीमारियां उन्हें प्रजनन का दबाव बर्दाश्त न करने के कारण ही होती है। जिन पतियों में दया धर्म हो और जो प्रेम शब्द का अर्थ समझते हों, वे पत्नियों को बहुत बच्चे पैदा करने को विवश ना करें। बहुप्रजनन से परिवार अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। अभिभावकों पर अनावश्यक व्यय भार लदता है। घर में किसी के बीमार पड़ने पर हड़बड़ाना नहीं चाहिए। बीमारियां शरीर में घुसे हुए विकारों को निकाल बाहर करने के लिए उभरती हैं, इसलिए वे आमतौर से शत्रु नहीं मित्र होती हैं। प्रकृति के इस संशोधन कार्य में बुद्धिमत्तापूर्ण सहायता कर दी जाए तो बीमारी जल्दी ही अच्छी होती है और उन दिनों जो दुर्बलता बढ़ी थी उसकी जल्दी ही भरपाई भी हो जाती है। बीमार का मनोबल बढ़ाए रखा जाए, प्रसन्न एवं आशान्वित रखने का प्रयास किया जाए
उन दिनों विश्राम, उपवास, एनिमा, अधिक जल पीना जैसे सामान्य उपचार भी बहुत काम दे जाते हैं। रोग हर छिद्र से बाहर निकलता है, इसलिए उन दिनों सफाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उचित परिचर्या को अच्छी खासी चिकित्सा समझा जा सकता है। हृदय शरीर को गर्मी एवं शक्ति प्रदान करने वाला बॉयलर है। मस्तिष्क चेतना को सक्षम बनाने वाला बिजली घर है। समूचे शरीर में ये दो प्रधान शक्ति भंडार हैं। अन्य अवयव उन्हीं के सही रहने पर अपनी क्षमता बनाए रखते हैं। मनोविकारों को ऐसी तेजाब कहा जा सकता है जो इन दोनों को ही धीरे धीरे गलाता जलाता रहता है और जीवित को मृतक जैसी स्थिति में धकेल देता है। अस्तु मनोविकारों को सर्प, बिच्छू, घुन, दीमक की तरह हानिकारक मानना और उनसे बचने का, छूटने का सतर्कता पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हर व्यक्ति को मन हल्का रखना चाहिए, हंसती हंसाती हल्की फुल्की मनोदशा रखनी चाहिए। जो ऐसा कर पाते हैं वे निरोग रहते और बहुत दिन जीते हैं। मिलनसार, हंसमुख, दूसरों के कामों में हाथ बटाने वाले, सेवा और सहयोग का स्वभाव बना लेने वाले सभी को प्यारे लगते हैं। उन्हें मित्र, प्रशंसक और सहायकों की कमी नहीं पड़ती। जन संयोग प्रसन्नता और सफलता का प्रमुख आधार है। इसे अर्जित करने के लिए उदार प्रकृति का बनना पड़ता है। संकीर्ण स्वार्थपरता में डूबे रहने वाले व्यक्ति न किसी के काम आते हैं और न बदले में दूसरों का स्नेह सहयोग पाते हैं। कृपण, अहंकारी और अपना ही मतलब सोचने वाले सभी की दृष्टि में क्षुद्र और तिरस्कृत बने रहते हैं। भले ही चापलूस लोग किसी प्रकार उनका अहंकार सहलाते प्रकारांतर से अपना उल्लू सीधा करते रहें, ऐसे लोग सदा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से गए गुजरे ही बने रहते हैं। जो उपलब्ध है उससे प्रसन्न रहना और भविष्य के लिए अच्छी आशा एवं साहस भरी चेष्टा करना ही सुखी संतुष्ट रहने और सफल बनने का आधारभूत सिद्धांत है। जो अभावों को, शत्रुओं को गिनते और भयाभय आशंकाएं सोचते रहते हैं, उन्हें चित्त की प्रकृति ही गलाती जलाती रहती है। अपने से छोटों को देखकर भाग्य को सराहना और बड़ों से योग्यता एवं श्रमशीलता में बाजी मारने की योजना बनाना, यही है सोचने का सही तरीका। प्रतिशोध के बिना प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने का अच्छा तरीका है। जिसका मन संतुलित और चित्त प्रसन्न रहता है, उनका आरोग्य कभी नष्ट नहीं होता। संयोगवश रुग्णता में फंसना पड़े तो भी वे उस स्थिति में देर तक पड़े नहीं रहते। प्रतिकूलताएं हर मनुष्य के जीवन में आती हैं। इच्छित परिस्थिति किसी को भी प्राप्त नहीं होती। कुछ न कुछ अभाव और असंतोष हर किसी को बना रहता है। व्यवधान और अवरोध से रहित जीवन आज तक किसी ने भी नहीं जिया। कठिनाइयों के साथ जूझते, प्रतिकूलताओं के साथ तालमेल बिठाते और जो अपरिहार्य है उसे धैर्य साहसपूर्वक सहने से ही काम चलता है। अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करने में प्रयत्नरत रहकर अपना पौरुष और गौरव बढ़ाना चाहिए। इतने पर भी ये आशा नहीं करनी चाहिए कि सभी इच्छित सफलताएं मिलकर ही रहेंगी या मिलनी ही चाहिए। ऐसे अति महत्वाकांक्षी प्रायः खिन्न, उद्विग्न पाए जाते हैं और जो उपलब्ध हैं उसका आनंद ना ले सकने के कारण मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ ही बने रहते हैं। बेईमानी, चोरी, ठगी, मुफ्तखोरी, काम चोरी आदि के माध्यम से कमाया हुआ अनीति उपार्जित धन खाने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्रों में अनेकानेक प्रकार के रोग उठ खड़े होते हैं। मन में कपट, क्रोध, द्वेष, हिंसा, प्रतिशोध के भाव भरे रहने वाले अपनी ही आंतरिक जलन के कारण जीवनी शक्ति का हास करते रहते हैं और हल्का विष पीते रहने वालों की तरह अपने हाथों ही आरोग्य वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट चरित्र वाले मानसिक स्वास्थ्य संतुलन को गंवाने के साथ व्यक्तित्व की विशेषता ही नहीं गंवाते, वरन भूत पिशाचों जैसी इस प्रकार की दयनीय स्थिति में रहते हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती लोगों से भी अधिक गया गुजरा कहा जा सके। शरीर की मूल प्रकृति बीमार होने की नहीं है। सृष्टि के असंख्य प्राणियों को अपने अपने ढंग के शरीर मिले हैं। वे निर्धारित आयु तक बिना किसी व्यथा बीमारी के जीवित रहते हैं। मृत्यु, दुर्घटना आदि अपने हाथ की बात तो नहीं, पर बीमारी का उत्पादन अपना निजी है।
उसे अपनी रीति नीति बदलकर आसानी से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा की सर्वविदित नीति यह है कि प्रकृति के अनुरूप अपना आहार विहार रहन सहन बनाए रखा जाए, जैसा कि सृष्टि के सभी प्राणी बनाए रखते और चैन से जीते हैं। इंद्रियों का संयम बरता जाए, श्रम और आराम का संतुलन रहे, मस्तिष्क को उत्तेजनाओं से बचाए रखा जाए, स्वच्छता का ध्यान बना रहे, तो इन मोटे नियमों का पालन भर करने से रोगों से बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। रोग का होना ये प्रकट करता है कि शरीर में विजातीय द्रव्य भर गया है और उसके विरुद्ध जीवनी शक्ति ने खुली लड़ाई आरंभ कर दी है। साथ ही ये भी जानकारी मिलती है कि आहार विहार में घुस पड़ी विकृतियां शरीर के ढांचे की तोड़ फोड़ कर रही हैं। इस स्थिति के निराकरण के ऐसे सौम्य उपाय होने चाहिए जिससे जीवनी शक्ति बढ़े और विषाणुओं को मिलने वाला परिपोषण बंद हो जाए। इसके लिए संचित मल निष्कासन एवं अवयवों को विश्राम देने वाले उपाय अपनाए जाने चाहिए। उस ओर उपेक्षा रखी जाए और रोग के ऊपरी लक्षण कष्ट को दबाया जाए तो इससे कुछ स्थायी समाधान न निकलेगा। बाढ़ का पानी मेड़ के एक रास्ते ना सही दूसरे रास्ते बह निकलेगा। जीवनी शक्ति का संचय सक्रिय बने रहकर ही संभव है। कर्मण्यता तो इस प्रकार है जैसे हाथ पैर सही सलामत होने पर भी चलने के लिए मना कर देना। जैसे लोहे को जंग व लकड़ी को घुन खा जाते हैं, उसी प्रकार निष्क्रियता मानवीय सामर्थ्य को नष्ट कर देती है, विजातीय द्रव्य मलों के द्वार खोल देती है। रोग का आक्रमण अप्रत्यक्ष रूप से हो चुका होता है, जो समय आने पर गंभीर रूप में फलित होता है। प्राकृतिक उपकरणों से स्वयं को वंचित कर मनुष्य किस प्रकार आत्महंता बनता व सतत रोगी होता रहता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दैनंदिन जीवन में रोगियों की भीड़ अस्पतालों में, घरों में देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। मनुष्य की मानसिक अवस्था का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ये विषय जलवायु के प्रभाव की अपेक्षा भी सूक्ष्म है, इसलिए थोड़े ही लोग इसके महत्व को समझ पाते हैं। पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जिन लोगों का मन अशांत तथा विकार युक्त अवस्था में रहेगा, वे कभी वास्तविक स्वस्थ जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इन सभी को दृष्टिगत रखकर आसन व्यायाम के क्रम को समय की आवश्यकता अनुसार अब हर नागरिक के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। व्यायाम की नियमितता भले ही वह कुछ मिनटों के लिए ही नित्य क्यों न हो, कभी अंगों को निष्क्रिय नहीं होने देती, व्यक्ति को सदैव चुस्त व प्रफुल्लित बनाए रखती है।